अच्छा देखो, सुनो मेरी बात। 11th क्लास के जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं या जो भी हमारे साथ यहाँ पे हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो भी हमने अभी तक 11th क्लास में पढ़ा, जितना भी 11th क्लास में हमने अभी तक पढ़ा अकाउंट्स के अंदर, वो सारी प्राइमरी अकाउंटिंग, ठीक है जी। जो भी आप साथ लगा, जो भी आप करते थे अकाउंट्स के अंदर, जिसमें आपने 3 बड़े बड़े काम कर दिए। आपने रिकॉर्डिंग वाला स्टेप खत्म कर दिया, आपने क्लासिफिकेशन का स्टेप खत्म कर दिया और समराइजिंग खत्म कर दिया। अगर हम अकाउंट्स की डेफिनेशन को पढ़ें तो सिर्फ एक ही स्टेप बचा, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, ठीक है। लेकिन वही सबसे बड़ा काम है। ये जो पोस्टिंग आपने अभी तक की ना, पहले आपने रिकॉर्डिंग की, फिर आपने पोस्टिंग की, फिर आपने उस बैलेंस को उतारा, ट्रायल बैलेंस बनाया, ये सब काम जूनियर लेवल के काम थे। जो सही मायने में पहला काम आप सीखोगे अकाउंट्स के अंदर, जिसे सारी उम्र आपको काम आना है, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकंसिलिएशन? बैंक रिकंसिलिएशन का मतलब है यहाँ बैंक, आर स्टैंड फॉर रिकंसिलिएशन, एस स्टैंड फॉर स्टेटमेंट, ठीक है जी। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकंसिलिएशन? रिकंसिलिएशन क्या होता है? किन्हीं भी दो चीजों को आमने सामने रख के जब हम क्रॉस चेक करते हैं और गलतियों को ढूंढते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकंसिलिएशन, ठीक है जी। कभी भी जब दो डॉक्यूमेंट्स को हम आमने सामने रखें और दोनों के बीच में डिफरेंस को ढूंढें और गलतियों को ढूंढें, दैट इज कॉल्ड रिकंसिलिएशन। रिकंसाइल करना मैंने मिलाना। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, लेमन लैंग्वेज में, तो रिकंसाइल का मतलब होता है मिलाना। अच्छा, अब चैप्टर का नाम क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन। यानी हम बैंक को आपस में मिलाते हैं। कौन से बैंक को आपस में? एक तो हमारी कैश बुक जो हम बनाते हैं, और एक बैंक की पासबुक जो बैंक मेंटेन करता है। आप कभी सोच के देखो, यू एज अ कस्टमर, जब कभी भी आप बैंक में पैसा जमा कराते हो अपने यहां से, तो आप यहां से एंट्री पास कर देते हो कि बैंक में पैसा चला गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, चला गया। वो पैसा बैंक में जाता है। बैंक के पास भी आपका अपना एक अकाउंट है, आप देख रहे हो। हर एक कस्टमर का बैंक ने अलग अलग अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, हर एक कस्टमर का। यानी अगर कोमल ने पैसा जमा कराया तो वो कोमल के अकाउंट में जाएगा, मोहिनी के अकाउंट में नहीं जाएगा, है कि नहीं? अगर मोहिनी ने पैसा जमा कराया तो फिर वो मोहिनी के अकाउंट में जाएगा, तृप्ता के अकाउंट में नहीं जाएगा। ऐसे ही हर एक कंपनी का बैंक में अकाउंट होता है। कंपनी अपने बैंक अकाउंट को मेंटेन करने के लिए खुद की कैश बुक मेंटेन करती है, जिसे हम कैश बुक बैंक कॉलम कहते हैं। जब मैं कैश बुक की बात करूं मतलब बैंक कॉलम, ठीक है जी। ऐसे ही बैंक भी मेंटेन करता है हर एक कस्टमर के अकाउंट को। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं, बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में डिफरेंस आ जाता है। और उन्हीं डिफरेंसेस को जब हम रिकंसाइल करते हैं आमने सामने रख के, तो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यानी जो भी ट्रांजैक्शंस हमने बैंक के साथ की, उनमें डिफरेंस आना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से बैंक की स्टेटमेंट के बीच में जो हमने बनाई और वहां से जो बैंक से पासबुक आई, उसके बीच में डिफरेंस आ जाता है। मैं बताऊंगा, बहुत सारे कारण होते हैं, देयर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड। उन कारणों को ढूंढना और उन्हें रेक्टिफाई कर देना, दैट इज कॉल्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और ये हर महीने किया जाता है, साल के लास्ट में नहीं किया जाता। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हर महीने बनाई जाती है, कभी कभी तो हर वीक बनाई जाती है। जिस कंपनी में बहुत सारे बैंक अकाउंट होते हैं, वो कंपनी हर वीक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाती है, लेकिन जनरली 1 महीने के बाद बैंक के अकाउंट को रिकंसाइल किया जाता है। आप सिर्फ समझने के लिए इतना देखो, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो मान लो ये कंपनी है कोमल लिमिटेड, एज्यूम कर लो, ठीक है। और ये एक बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी, एज्यूम करते हैं ये बैंक ऑफ बड़ौदा है और ये कोमल लिमिटेड कंपनी। जब कभी भी कोमल ने बैंक में पैसा जमा कराया, मान लो लिखे कोमल डिपॉजिट ₹10,000 इन बैंक। कोमल ने बैंक में 10,000 रुपए जमा कराया, क्या एंट्री पास की होगी कोमल ने?
बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ये पैसा बैंक ऑफ बड़ौदा में चला गया, यहां भी एक अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, किसके नाम से? कोमल लिमिटेड के नाम से। ये बैंक है, थर्ड पर्सन है, बाहर का, कंपनी से बाहर, ये भी तो मेंटेन करेगा। इसके पास जब पैसा आएगा, कोमल के अकाउंट में पैसा जाएगा, ये क्या एंट्री पास करेगा? कभी सोचा आपने? जाओ बैंक में जाके देखो और बैंक के अकाउंटेंट बन के देखो और एंट्री पास करो। क्या एंट्री पास करोगे अगर आप बैंक में होते? आपके पास पैसा आया ना, जब आप बैंक में बैठे हो यहाँ पे, तो आपके पास पैसा आएगा तो क्या एंट्री पास करोगे आप? आप क्या एंट्री पास करोगे? देखो, यहां से आपने पैसा भेजा, आपका काम खत्म। आपने एंट्री कहां दिखाई? कैश बुक के अंदर दिखा दी। कैश बुक में काउंटर एंट्री होगी ना, ये आपने खत्म कर दिया। बैंक ने भी इसी एंट्री को किया। 10,000 रुपए आपने भेजा, 10,000 रुपए बैंक अकाउंट में चला गया। अब आपने पैसा विड्रॉ किया, जितना आपने विड्रॉ किया उतना अकाउंट से कट गया। दोनों में डिफरेंस कभी नहीं आना चाहिए। ये बैंक है और ये कंपनी है, इन दोनों के बीच में अलग अलग लोग बैठे हैं। यहां एक डिफरेंट अकाउंटेंट है, यहां एक डिफरेंट अकाउंटेंट है, दोनों जगह अलग अलग अकाउंटेंट है। ये मेंटेन करता है कैश बुक। जो यहां का अकाउंटेंट है वो कैश बुक को मेंटेन करता है, और जो यहां का अकाउंटेंट है वो इसे मेंटेन करता है, वो इसे बोलता है पासबुक, जो बैंक प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को। कभी आपने नोट की, कभी देखी है पासबुक? आज तक एक छोटी सी बुक होती है जिसमें सारी एंट्री बैंक करता है, पासबुक है ना। तो बैंक ने पासबुक मेंटेन की। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया। द डिफरेंस बिटवीन दिस कैश बुक एंड द पासबुक। जब मैं कैश बुक की बात करूंगा ना इस पूरे चैप्टर में, वेन एवर वी से कैश बुक, कैश बुक का मतलब होगा बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। कैश बुक का मतलब होगा द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। यानी यहां कैश बुक के बीच में और पासबुक के बीच में देयर इज अ डिफरेंस कमिंग। ये कुछ और बैलेंस दिखा रहा है, ये कुछ और बैलेंस दिखा रहा है, और आज महीने का आखिरी दिन है। आप बैंक में गए, आपने मशीन में पासबुक डाली। आजकल तो ऑटोमेटिक मशीन्स आती हैं जो ऑटोमेटिकली पासबुक को रिन्यू कर देती हैं। आपने मशीन में पासबुक डाली, बैंक सारी प्रिंटिंग हो गई और पासबुक बाहर आ गई। देखा आपने, ऐसा लगा बैंक के बाहर, अगर आप बैंक के बाहर जाओगे तो ऐसे पासबुक को रिन्यू करने की मशीन्स लगी हैं। जैसे ही आप कंपनी में आए, आपने अपना लेजर प्रिंट आउट निकाला कैश बुक का और दोनों को सामने रखा, एंड देयर इज अ डिफरेंस। जबकि डिफरेंस होना नहीं चाहिए। अरे आपने जो पैसा जमा कराया वही तो बैंक में गया, फिर आपने जो चेक लिख के पैसा निकाला वही तो बैंक से बाहर आया। तो ऐसा कैसे हो गया कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया? इन दोनों के बीच में हर महीने के लास्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंस पक्का रहता है, और उन्हीं डिफरेंस को ढूंढना और ढूंढ के रिकंसाइल करना और एक स्टेटमेंट के अंदर रिकंसाइल करने को बोला जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जब हम अपनी कैश बुक और बैंक की पासबुक को आमने सामने रखते हैं, दोनों को एक साथ, और रिकंसाइल करते हैं, मतलब चेक करते हैं और डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं और उसे रेक्टिफाई करते हैं, उसे ही कहा जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जब हम ये काम करते हैं तो हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, एक पेपर पे लिख लेते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सा डिफरेंस आया, उसी को हम कह देते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहला काम आप लिखो, द डेफिनेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये है क्या, जल्दी से। A statement which is prepared to identify the reasons, for the differences and
to reconcile the balances of the two books. Such a statement is called bank reconciliation statement. Such a statement is called bank reconciliation statement. ठीक है जी। अब एक बार इसको दोबारा से पढ़ लो और पढ़ के देखो आपको समझ में आया आपने क्या लिखा। हाँ, एक बार पढ़ो तो ऊंचा ऊंचा पढ़ो। कौन पढ़ेगा? मनीष पढ़ ऊंचा जरा। The statement which is prepared to identify the reason for the differences and to recognize the balance of the two books, such a statement. To reconcile, हाँ। Such a balance is called bank. Such a statement is called bank reconciliation statement. ठीक है जी। ये बहुत आसान है, मैं सच्ची बताऊं आपको, बहुत ज्यादा तुक्केबाजी के साथ किताब में इस बात को सिखाया गया। किताब के अंदर इसका एक फॉर्मेट दिया गया जिसको याद मैडमें करवाती हैं और आपको उसके हिसाब से एक स्टेटमेंट बनानी होती है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ये वो काम है जो हम हर बार करते हैं, हर बार, मतलब हमारे अंडर जो लोग काम करते थे वहां, वो हर बार ये काम करते हैं और कभी भी ढंग से कर नहीं पाते। इसको सीखने के लिए बड़े बड़े अकाउंटेंट बैठे होते हैं जो इसको सिखाते हैं, और बड़े बड़े काले इसको काम को करते थे लेकिन कर नहीं पाते। ये सिर्फ हम इंडियंस ही कर पाते हैं। आप देखना, इसका एक मेथड हम सीखेंगे और उस मेथड के हिसाब से हम स्टेटमेंट्स को करेंगे। बेसिकली है क्या, अगर लेमैन लैंग्वेज की बात की जाए ना, अनपढ़ आदमी की बात की जाए, तो पता क्या है? बैंक की कॉपी के बीच में और कंपनी की कॉपी के बीच में डिफरेंस है। दोनों डिफरेंस को ढूंढना है कि डिफरेंस का रीजन क्या है और एक स्टेटमेंट बना देनी है। दैट इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर, डिफरेंस होने के रीजन क्या हो सकते हैं? क्या डिफरेंस का रीजन हो सकता है? हम ही ने पैसा जमा कराया तो बैंक में पैसा पहुंचा, हम ही ने पैसा निकलवाया तो बैंक से पैसा निकला। फिर डिफरेंस के रीजन क्या हो सकता है? बहुत रीजन है। मैं बताता हूं पहला रीजन। देखो, सबसे पहला रीजन मैं आपको बताता हूं रीजंस क्या हो सकते हैं। तो लिखो आप, रीजन क्या है डिफरेंस के, लिखो फटाफट। मैं आपको बताता हूं पहला रीजन। रीजन फॉर differences between the cash book and passbook। अच्छा, पासबुक पता है कौन सी होती है? जो बैंक मेंटेन करता है, और कैश बुक क्या होती है? जो हम मेंटेन करते हैं। ठीक है जी। आपने देखा ना, जब कभी भी बैंक के अंदर पैसा आया या बैंक के अंदर से पैसा गया तो आपने कहां पे एंट्री की थी? कैश बुक में। कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में। Whenever I see cash book, I am talking about the bank column of the cash book। मैं बार बार कहता हूं, मैं बार बार जब भी कैश बुक का नाम लूंगा तो वी आर टॉकिंग अबाउट द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। ठीक है, और आप ये अच्छे से बना चुके हैं, आपको मालूम है मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, आज फटाफट जल्दी। तो लो, ये टॉपिक नंबर 2 है, द रीजन फॉर डिफरेंसेस बिटवीन द कैश बुक एंड द पासबुक। क्या क्या हो सकता है मैं बताता हूँ। देखो कितना छोटा सा काम है। इधर देखो, हम हर महीने रिकंसाइल करते हैं, बिल्कुल अलर्टनेस के साथ। एक मिनट, बस बस बस, बिल्कुल अलर्टनेस के साथ बैठना। मैं जो समझाऊंगा उस पर चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखना अभी आप इधर देखो, इधर देखो। आज मान लो तारीख है, नहीं आज वाली डेट तो बहुत पीछे लेगी। मान लो आज 28 मार्च है, 28 मार्च 2019। क्या तारीख है? 31 मार्च यानी महीने के आखिरी दिन आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, आपको रिकंसाइल करना है बैंक को। भाई, आपने 28 मार्च को एक चेक इशू किया, आपने एक चेक इशू किया 28 मार्च को टू राहुल। भाई, कोई भी बिजनेस है आपका, किसी को भी ले लो, 28 मार्च को एक चेक इशू किया टू राहुल फॉर ₹10,000। मैं बिजनेस बताता हूं कहां से आ रहा है।
डिफरेंस कहां कहां से आते हैं देखना आप। 28 तारीख को आपने राहुल को चेक दिया, फाइन। 28 तारीख शाम के दिन आपने राहुल को चेक दिया, आज शाम के 6 बज चुके, अब बैंक बंद हो गया। 29 तारीख को सुबह सुबह राहुल को वो चेक लेके बैंक में जाना पड़ेगा और अपने अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा, तभी राहुल को पैसा मिलेगा। यही होगा ना। राहुल 29 तारीख को नहीं गया, या मान लो 29 की शाम को गया या दोपहर को गया, राहुल ने इस चेक को अपने अकाउंट में 29 तारीख को जमा करा दिया, 29 मार्च को, फाइन। अब आपके अकाउंटेंट ने क्या किया, अपने कैश बुक में लिखा बाय राहुल और कहानी खत्म कर दी। ये किया ना आपने अपने कैश बुक में क्या लिखा होगा, बाय राहुल लिखा ना, बाय राहुल क्रेडिट साइड में, और कहानी खत्म कर दी। लेकिन वो चेक सही मायने में अभी तक बैंक में पहुंचा ही नहीं। जो चेक आपने राहुल को दिया था वो राहुल ने अभी तक बैंक में जमा ही नहीं कराया, या जमा करवा दिया तो अभी इसको 3 दिन लगेंगे क्लियर होने में, और महीना खत्म हो जाएगा। अब देखो ना, 31 तारीख आ जाएगी, राहुल ने अगर 29 को चेक जमा कराया तो 3 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे राहुल को उस चेक को क्लियर होने में। यानी 29 का दिन छोड़ दो, 30, 31 और 1, वो चेक राहुल को पैसे मिलेंगे जब 1 तारीख आ चुकी होगी। और आप 31 तारीख को शाम को जब जाओगे बैंक में और बैंक से स्टेटमेंट लाओगे, तो बैंक के अंदर दिख रहा होगा द मनी इज नॉट येट बीन रिमूव्ड, और आपकी कैश बुक क्या दिखा रही होगी कि आपने पैसा ऑलरेडी दे दिया। आ गया डिफरेंस? देयर इज अ डिफरेंस। तो समझो ना, मैं आपको ले मैन लैंग्वेज में बात समझा रहा हूं, किताब की लैंग्वेज में नहीं समझा रहा हूं, ले मैन लैंग्वेज। Whenever you give a check to someone, it take 4 days to clear. 4 वर्किंग डेज लगते हैं चेक के क्लियर होने में, 4 वर्किंग डेज। ये रूल है बैंक का, ठीक है जी। अगर मैं आपको चेक दूंगा और आप उसको बैंक में जमा करवाओगे अपने अकाउंट में, तो आपको 4 दिन के बाद पैसे मिलेंगे, सेम डे पैसा नहीं मिलेगा। सेम डे पैसा मिलता है सिर्फ एक ही कंडीशन में, अगर एक ही अकाउंट का चेक है, सेम बैंक का चेक है, ठीक है जी। अदरवाइज 4 दिन लगते हैं, 4 वर्किंग डेज। हो गया पहला डिफरेंस। देखो दूसरा कहां से, ये देखो, ये पहला हो गया। अब देखो दूसरा, मैंने गुड्स बेचे नमन को। क्या बेचे? नमन को। आई हैव सोल्ड गुड्स टू नमन। नमन ने क्या किया, 30 मार्च को नमन डिपॉजिट ₹50,000 इन माई अकाउंट। नमन ने सीधा कैश मेरे अकाउंट में जमा करा दिया 50,000। कौन सी तारीख को? 30 तारीख को। और फिर मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, इसने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया कि मैंने आपके अकाउंट में 50,000 रुपए डाल दिए। कोई किसी के अकाउंट में पैसे डाल सकता है, कहीं से भी डाल सकता है। आप लोग गूगल ट्रांसफर करते हो, आप लोग पेटीएम मनी करते हो, आप किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आप किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दो और उसको इन्फॉर्म ना करो, उसको पता लगेगा? नहीं पता लगा। ये देखो, नमन ने सीधा मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए और मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। अब जब मैं अपनी कैश बुक बनाऊंगा तो उसके अंदर 50,000 नहीं दिखाऊंगा, लेकिन रियल महीने में बैंक में कितना पैसा आ गया होगा? 50,000। आ गया डिफरेंस। मैं आपको डिफरेंस के कारण बता रहा हूं, कैसे कैसे डिफरेंस आ सकता है दोनों के बीच में, कैश बुक के बीच में और बैंक बुक के बीच में। आ गया डिफरेंस? ये हो गया दूसरा डिफरेंस का कारण। देखो तीसरा और बताता हूं, और बहुत सारे कारण हैं। तीसरा कारण, आपने चेक रिसीव किया। मान लो आपने चेक रिसीव किया, आज 30 तारीख है। चेक रिसीव फ्रॉम पंकज। हमने एक चेक रिसीव किया पंकज से ऑफ ₹1 लाख। लो, 1 लाख का चेक रिसीव किया। कौन सी तारीख को? 30 तारीख को। जैसे ही आपने अपने अकाउंटेंट को चेक दिया, उसने पता क्या लिखा? टू पंकज। ये लिखोगे ना आप, टू पंकज, और काम खत्म कर दिया। उसको लगा पैसा आ गया, लेकिन वो चेक को कहां जाना पड़ेगा? बैंक में जाना पड़ेगा। और अगर आपने 30 तारीख को चेक डाला तो कितने दिन लगेंगे इसको? 30, 31, 1, 2 तारीख को पैसा आएगा। यानी आ गया डिफरेंस दोनों के बीच में। 31 तारीख को जब आप पासबुक देखोगे बैंक की, तो वहां आपको ये चेक के पैसे नहीं दिखेंगे, लेकिन आपका अकाउंटेंट क्या दिखा रहा होगा?
पैसा आ चुका, हो गया डिफरेंस। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, देर आर सो मेनी रीजंस वेयर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड द पासबुक। कैश बुक मेंटेन करता है कंपनी का अकाउंटेंट, पासबुक मेंटेन करता है बैंक का अकाउंटेंट। ये दोनों अलग अलग आदमी हैं, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। उसे नहीं मालूम, वहां बैठे हुए अकाउंटेंट को, बैंक में बैठे हुए अकाउंटेंट को नहीं मालूम कि कोमल कौन है, उसे नहीं मालूम कि दीप्ता कौन है। उसे तो ये मालूम है कि एक अकाउंट होल्डर है। और आपको भी नहीं मालूम, जब आप पैसा जमा करवाते हो, आपको भी नहीं मालूम वो पैसा किसके हाथ में गया। आपने तो बैंक में डाल दिया और कहानी खत्म कर दी। तो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। और फिर उसके बाद एक और बड़ा डिफरेंस जो आता है, वो आता है कभी कभी किसका, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस एट द एंड ऑफ द मंथ। बैंक जो भी काम आपके लिए करता है वो फ्री में नहीं करता। चाहे वो चेक क्लियरेंस का काम करना हो, चाहे आप बैंक में पैसे जमा करवाओ, चाहे आप बैंक से पैसे निकलवाओ, बैंक कोई भी काम फ्री में नहीं करता। अगर बैंक फ्री में काम करने लगेगा तो खाना कहां से खाएगा, इसलिए बैंक फ्री में काम नहीं करता। बैंक आपको कुछ चार्जेस लगाता है महीने के लास्ट में। हर बैंक लगाता है, कोई 25 रुपए, कोई 30 रुपए, कोई 50 रुपए, कोई 100 रुपए, डिपेंड करता है ऑन द नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है जी। अब सुनो ना, बैंक ने चुपचाप 31 तारीख को, 31 मार्च को 100 रुपए काट दिए, 100 रुपीज। फिर आपको नहीं मालूम कि बैंक ने कितने काटे। जब आप स्टेटमेंट लेके आओगे, वहां रिकंसाइल करने बैठोगे, तो आपको पता लगेगा, अरे यार ये 100 रुपए तो बैंक ने काट दिए, बैंक चार्जेस। आ गया डिफरेंस। तो बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं बैंक की पासबुक के बीच में और कंपनी की कैश बुक के बीच में डिफरेंस आने के बहुत सारे कारण होते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप कारणों को याद करो, मैं चाहता हूं कि आप समझ जाओ कि डिफरेंस आ क्यों रहा है। ठीक है जी। अगर आप इन्हें याद करोगे, रट्टाफिकेशन हो जाएगी, फिर चैप्टर का रट्टाफिकेशन हो जाएगा। जब आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो धीरे धीरे समझ जाओगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस आने के और क्या क्या कारण हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपने बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर्स दे दिए। आपने अपने बैंक को बोला, हर महीने की 30 तारीख को मेरी इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट कर देना, मेरी वाटर की पेमेंट कर देना, मेरा डिश टीवी का चार्जेस दे देना। ये मैं आपको स्टैंडिंग ऑर्डर्स दे रहा हूं, दीज आर कॉल्ड स्टैंडिंग ऑर्डर्स। और उसके बाद आप भूल गए। 1 साल तक तो आपको याद रहा, फिर आपकी कंपनी में नया अकाउंटेंट आ गया, आप भूल गए, आपने अपने अकाउंटेंट को नहीं बताया। उसने बेचारे ने बैंक बुक बनाई और बंद कर दी। उसे मालूम ही नहीं है कि आपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिए हुए हैं, और बैंक ने क्या किया, आपके अकाउंट से पैसा उड़ा दिया। ऐसा भी हो जाता है, दैट यू गिव अ स्टैंडिंग ऑर्डर्स टू द बैंक। तो बैंक की पासबुक और कंपनी की कैश बुक के बीच में डिफरेंस, जो भी डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को एक स्टेटमेंट में उतारना और रिकंसाइल करना, यही काम हम करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर, विच इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ज्यादा बड़ा काम नहीं है। बैंक की पासबुक को सामने रखा जाएगा और कंपनी की कैश बुक को सामने रखा जाएगा। सर कैश बुक को सामने कैसे रखेंगे? अरे लेजर का प्रिंट आउट निकालते हैं ना, लेजर का प्रिंट आउट अभी नहीं निकालना पड़ेगा आपको, ये तो प्रैक्टिकल में ऐसा करते हैं, यहां तो आपको दिया रहेगा। तो लेजर का प्रिंट आउट ये सामने और बैंक की पासबुक ये सामने, दोनों को सामने रखेंगे और टिक 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 करेंगे और पता लगाएंगे कहां पे डिफरेंस है दोनों के बीच में, और उस डिफरेंस को एक स्टेटमेंट में लिख देंगे, दैट इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इतना सा काम हम करेंगे और ये बहुत सिंपल है, इट इज रियली वेरी सिंपल। अगर हम इसको देसी लैंग्वेज में समझ गए ना, देसी लोकल लैंग्वेज में, जिसे हम देसी लैंग्वेज कहते हैं, ठेठ लैंग्वेज में अगर समझ गए तो चैप्टर बहुत आसान है। और अगर इस चैप्टर को हमने बुक की लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की तो फिर ये रट्टाफिकेशन है, फिर ये आसान नहीं। ठीक है, मैंने आपको भी समझाया डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आने के बहुत सारे कारण हैं। ये तो मैंने सिर्फ 4 कारण लिखे हैं, ऐसे 40 कारण हो सकते हैं। मैं आपको सारे याद नहीं करवाना चाहता, लेकिन आपको समझ में आया डिफरेंस कैसे आ सकता है। आपने किसी को चेक इश्यू किया, आज 28 तारीख है, चेक को क्लियर होने में 4 दिन लगते हैं। आपने तो अपने अकाउंट से निकाल दिया बाय राहुल, लेकिन उसका चेक अभी तक बैंक में डाला नहीं, या डाल भी दिया तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। आ गया डिफरेंस। ऐसे ही आपने आपके अकाउंट के अंदर किसी आपके कस्टमर ने सीधा 50,000 जमा करा दिया जिसका नाम नमन था, आपको पता ही नहीं लगा। आ गया डिफरेंस।
तीसरा, आपने किसी से चेक रिसीव किया और दिखा दिया टू पंकज, लेकिन जैसे ही बैंक में डाला उसमें भी 4 दिन लगेंगे। आ गया डिफरेंस। चौथा, बैंक ने आपके अकाउंट में से 100 रुपए काट दिए एज अ बैंक चार्जेस, आपको पता ही नहीं लगा। आ गया डिफरेंस। और बहुत सारे कारण है, देयर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड। मैं आपको थ्योरी पार्ट में लेके जाना नहीं चाहता हूं। अगर मैं आपको थ्योरी पार्ट में ले जाऊंगा तो फिर मैं आपको यही दिखवाता रह जाऊंगा कि क्या क्या रीजंस होते हैं, फिर आप रट्टा मार लोगे। मैं नहीं चाहता आप रट्टा मारो, मैं चाहता हूं आप पढ़ो क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को पढ़ के समझ जाओ कि डिफरेंस आने के रीजन क्या है। ठीक है जी, ये दूसरी बात हो गई, ये सेकंड टॉपिक हो गया भाई। और तीसरी बड़ी बात जो चैप्टर में दिमाग में रखनी है, ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बड़ी बात जो दिमाग में डालनी है वो ये, आ जाओ फटाफट, पहली डेफिनेशन और दूसरी द रीजन फॉर डिफरेंसेस बिटवीन दिस टू अकाउंट्स। तीसरी बड़ी बात दिमाग में रखनी है ये, तीसरी बड़ी बात जो दिमाग में रखनी है, इंपॉर्टेंट थिंग जो है, इंपॉर्टेंट तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो दिमाग में रखनी है वो ये, whenever we talk about debit balance as per cash book, इधर देखो, सुनो मेरी बात। तीसरी बड़ी बात जो आपको दिमाग में रखनी है, जब भी हम बात करते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, याद रखना whenever we talk about debit balance as per cash book, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? मतलब हमारे पास पैसा है। जब कभी भी हम डेबिट बैलेंस और कैश बुक की बात करेंगे, इसका मतलब वी हैव मनी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक छोटी सी कैश बुक बनाओ। ये देखो, आप छोटा सा एग्जांपल बनाओ कैश बुक का, और फिर समझ के देखो मैं क्या बोल रहा हूं। दिस इज कैश बुक। यहाँ पे 2 कॉलम होते हैं, सारे कॉलम नहीं बनाएंगे अभी हम। यहाँ 2 कॉलम है, ये कैश और ये बैंक। ऐसे ही यहाँ पे भी 2 कॉलम है, ये कैश और ये बैंक। मैं क्या बात कर रहा हूं, अब देखो इधर। मैं बात कर रहा हूं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। जब कभी भी हमने कैश बुक बनाई थी और कैश बुक का डेबिट बैलेंस आया था, मतलब डेबिट साइड ज्यादा थी। ये देखो इधर, हम इसको तो छोड़ देते हैं क्योंकि ये कैश कॉलम है, इसको भूल जाते हैं, बैंक की बात कर रहे हैं। यहां लिखा है टू राहुल, राहुल से पैसा आया 1 लाख, और यहां लिखा है बाय नमन, नमन को पैसा दिया 50,000। मान लो 2 ट्रांजेक्शन हैं, समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है। राहुल से पैसा आया और नमन को हमने एक चेक दिया। अब मुझे बताओ, इस कैश बुक के अंदर बैंक का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? ये छोटी सी कैश बुक है, इसमें बैंक का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? क्यों डेबिट बैलेंस है? डेबिट साइड ज्यादा है। अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप कहोगे सर ये लो ना, ये लो, 1 लाख यहां डालो और 1 लाख यहां डालो, और यहां कितना लिखोगे? और यहां क्या लिखोगे? बाय बैलेंस सीबी 50,000। यानी बैलेंस किस साइड आ रहा है? क्रेडिट साइड। कौन सी साइड ज्यादा है? इसका मतलब क्या है? यू स्टिल हैव मनी इन द बैंक, ये बोलोगे ना। इसका मतलब अभी भी आपके पास 50,000 रुपए पड़े हैं। तो कभी भी अगर आप देखो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इसका मतलब यू हैव मनी इन द अकाउंट। याद रखना, whenever you will see debit balance in the cash book, इसका मतलब you have money in the account, आपके पास पैसा है। अच्छा, इसी को पलटा देता हूं, ये देखो, इसी कैश बुक को पलटाता हूं, आप बताना मुझे अब क्या होगा। ये देखो, ये आपकी कैश बुक है। छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। ये रही, ये आपकी कैश बुक है, ये बैंक, ये कैश, ये बैंक, और ये हो गया कैश बुक। इस बार यहां चेक आया टू राहुल, एक चेक आया राहुल से 1 लाख का, और आपने पेमेंट की बाय नमन 1,50,000। मुझे बताओ, इस कैश बुक के अंदर क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है? कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। आपके पास पैसा है या आप ओवरड्राफ्ट में हो? ओवरड्राफ्ट में। बस 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 बस, ये बात समझ जाओ। ये अगर आप ये 2 बातें समझ गए ना, तो इस सारा का सारा चैप्टर समझ गए। सुनो ना, अगर आपसे कहा जाए
क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मतलब हम माइनस में हैं, ओवरड्राफ्ट में हैं, यानी हम माइनस में हैं। समझे आप मेरी बात? बहुत बड़ी बात आप समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात। मैं आपको बहुत छोटे में समझा रहा हूं एग्जांपल के साथ, आप भी बना लेना। ये डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब यू हैव मनी इन योर हैंड, आपके पास पैसा है, प्लस में हो आप। और जब क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक की बात आएगी तो मतलब आप माइनस में हो, यू आर स्टैंडिंग इन अ माइनस। ठीक है जी, भूलोगे तो नहीं, लिख लो आप इसको। मैं यहां डालना चाहिए था, गलती कर दी, वहां मुझे यहां लिख देता हूं रेड पेन से, फिर आपको याद रह जाएगा मुझे वहां पे बैंक का बनाना है। ये देखो, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। ठीक है जी, तो कभी भी जब आपसे बात की जाएगी, अब दोबारा जिंदगी में सोचना नहीं, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक बोलेगा तो बोले पैसा है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक बोले उधार में है, ओवरड्राफ्ट चल रहा है, माइनस में चल रहा है। ठीक है जी, अब दोबारा सोचना नहीं। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक का मतलब आपने ज्यादा खर्च कर दिया जो आपके पास था। कितने का चेक आया था? और पेमेंट कितने की कर दी, यानी क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक हो गया। क्रेडिट सेट ज्यादा है ना, क्रेडिट सेट ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे हम? क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। अब दोबारा तो नहीं सोचोगे इस बारे में। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक का मतलब हम माइनस में है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक का मतलब हम प्लस में है, पैसा हमारे पास है। ठीक है जी, याद रहेगी दो बातें, आ जाओ। अगर ये दो बातें याद रहेंगी तो ये हो गई ए, ये हो गई बी। इसी के सामने यहां लिखो सी, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब सुन लो इधर मेरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नोट करने वाली। अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब आपके पास पैसा है, तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब है आपके पास पैसा नहीं है, यू आर इन अ माइनस। आई मेरी बात समझ? जो चीज आप यहाँ डेबिट करते हो बैंक क्रेडिट करता है, जो आप क्रेडिट करते हो बैंक डेबिट करता है, तो उल्टा चलते हैं। ठीक है, अगर आपके पास लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, इसका मतलब मालूम है क्या है? यू आर इन ओवरड्राफ्ट, मतलब नेगेटिव बैलेंस है। याद रखना, एज पर कैश बुक है तो मतलब पैसा है, और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है तो मतलब पैसा नहीं है, यूर इन अ माइनस। ठीक है, और फिर चौथी चीज लिखी जाए क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। बोलो इसका क्या मतलब होगा? मतलब पैसा है, इसका मतलब यू हैव मनी इन अकाउंट, यू हैव मनी इन अकाउंट, यानी प्लस का बैलेंस है। बस ये चार बातें इस चैप्टर का जड़ है। इस चैप्टर की जो जड़ है, रूट कॉज जो है, वो ये चार चीजें हैं। अगर आप सच्ची में मेरी बात को समझ रहे हो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो फिर आप इस चैप्टर को समझ जाओगे, आप फिर आपके दिमाग में चैप्टर उतर जाएगा। समझे मेरी बात आप? मैं क्या समझा रहा हूं, ज्यादा बड़ी बात नहीं समझाई, बहुत छोटी सी बात समझाई। क्या आज हमने अभी तक क्या पढ़ा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकंसिलिएशन? कीपिंग टू स्टेटमेंट्स एट वन प्लेस एंड टू क्रॉस चेक देम एंड फाइंड द डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड रिकंसिलिएशन। पर हम रिकंसिलिएशन नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन। तो व्हाट वी आर गोइंग टू रिकंसाइल? आवर कैश बुक एंड द पासबुक फ्रॉम द बैंक। वी आर गोइंग टू कीप देम टुगेदर and find the difference between them and make a statement, that is called bank reconciliation statement. कितना सिंपल है डेफिनेशन, इट इज वेरी सिंपल डेफिनेशन, समझाने के लिए किसी को। ओके, हाउ कम द डिफरेंस कैन कम बिटवीन द टू थिंग्स? ये दो में डिफरेंस कैसे आ सकता है भाई? देयर आर सो मेनी रीजंस, मोर देन 50 रीजंस। कितने याद रहो मैं आपको? 50 से ज्यादा रीजन हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं डिफरेंस आने के। कुछ एग्जाम्पल दे दो, 2-4 बहुत बड़े एग्जाम्पल है। यू शुड चेक टू समवन but it has not been presented in the bank, there is a difference. Someone deposited the money in your account directly and he has not informed you, there is a difference. Bank has charged you some money as a bank charges, but you are not having any information, there is a difference.
You gave the standing order to the bank. You gave the standing order to the bank. There is a difference. Someone gave you money, someone gave you a check, you deposit in the account, but not yet cleared. There can be a difference. So there are so many reasons. There are so many reasons of the difference between these two accounts. कौन कौन से दो? पासबुक एंड द कैश बुक. ये हमने सीखा नंबर 2 पे. नंबर 3 में हमने क्या सीखा? When we talk about the debit balance as per cash book, it means we have the money. But when we talk about the debit balance as per the passbook, it means we do not have money. अगर बैंक के पासबुक में कभी आपको लिखा दिख जाए डेबिट बैलेंस, सामने लिखा होता है डेबिट क्रेडिट, ठीक है जी. अगर कभी लिखा दिख जाए डेबिट बैलेंस, इसका मतलब होता है आप ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट में चल रहे हो. कहां चल रहे हो? ओवरड्राफ्ट. पैसा ज्यादा निकाल लिया, उससे ज्यादा यूज किया हुआ है, ठीक है. और ऐसे ही अगर हम कहें क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, मतलब वी आर इन ओवरड्राफ्ट. लेकिन जब हम कहते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब वी हैव मनी. तो उसके बाद हमने ये 4 बातें सीखी. फाइन. अब बहुत सिंपल सी कहानी बची. अब हम सीधा क्वेश्चन पे उतरते हैं. हमारे पास टाइम है, सीधा क्वेश्चन पे उतारता हूं. मुझे मालूम है पहली बारी में जब मैं क्वेश्चन करूंगा आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन आप घबराना नहीं, सिर्फ कोशिश करना पकड़ने की, ठीक है जी. मैं आपको एक अच्छे स्टाइल से, एक ऐसे स्टाइल से जो कहीं यूट्यूब पे नहीं है. ये स्टाइल कहीं नहीं है, ये सिर्फ अपना खुद का स्टाइल है, हमारा देसी स्टाइल है क्वेश्चन को करने का, और कहीं आपको ये स्टाइल नहीं मिलेगा. मैं उस स्टाइल से आपको पहली इलस्ट्रेशन सॉल्व करके दिखाता हूं और दिखाऊंगा कितनी आसानी से आंसर आएगा, ठीक है जी. आ जाओ. और हम ये कैसे स्टेटमेंट बनाते हैं मैं ये भी आपको सिखाता हूं. आ जाओ. ये बातें नोट कर ली आपने? लो जी. अगर नोट कर दे तो फिर हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं. फिर आप देखना और आप कहना सर वो तो बहुत ही ज्यादा आसान है. इतना आसान हमें नहीं मालूम. कोई रेक्टिफिकेशन नहीं, कोई रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं, कहीं कुछ रट्टा नहीं मारना. सिंपल तरीके से काम करना. आप भी मेरे साथ बुक को खोल लो. अगर बुक लाए हो तो बुक को खोलो और पेज नंबर 15.7 पे आओ, जहां पहली इलस्ट्रेशन है. बुक सारे बच्चे लाए हो आप? ओके, वेरी गुड. ये देखो क्या बोलता है. ऑन 31 मार्च 2017. 17 है तुम्हारे पास? 20 हो गया. ओके, पता नहीं क्या है. ऑन 31 मार्च 2020 द बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक. देख रहे हो आप? इधर सुन रहे हो कितना सिंपल है. इधर देखो, द बैंक बैलेंस ऑफ राजेश चौहान कैश बुक. क्या बोलता है आगे? वाज ₹17,280 डेबिट. अच्छा सुनो एक मिनट. डेबिट मतलब पैसा है. कमाल की बात, पहली बार समझ गए आप. तो बनाओ स्टेटमेंट. आ जाओ, क्वेश्चन आगे बाद में पढ़ेंगे. आप बनाओ स्टेटमेंट फटाफट जल्दी से. नहीं पढ़ेगा, नहीं जाएगा, मुझे मालूम, मुझे उसका अच्छे से मालूम है नहीं जाएगा. लो मैं तो थोड़ा सा इधर को बनाता हूं ताकि सामने मैं आपको वर्किंग नोट बना के दे सकूं. यहां स्टेटमेंट बनाओ ऐसे करके, बस ऐसे ही बनती है स्टेटमेंट, ऐसे. और ये 3 ही कॉलम बनेंगे, ऐसे 3 कॉलम. यहां लिखो प्लस, यहां लिखो माइनस, यहां लिखो पर्टिकुलर्स, और इसका नाम दे दो ऊपर BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. लो जी, ठीक है. अब देखो इधर जल्दी से क्या बोलता है. ऑन 31 मार्च 2017 या 20 वट एवर इज देयर, द बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक वॉज 17,280 डेबिट. मुझे बताओ डेबिट का मतलब पैसा है, तो प्लस से स्टार्ट करूं. ये देखो 17,280 लिख दिया मैंने. बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है जी. आप पर्टिकुलर बाद में लिख देना, प्रॉब्लम नहीं है. हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. 17,280 आ गए. फाइन. अब देखो क्या करना है इसके बाद. इसके बाद क्या करना है. अब बुक का तरीका छोड़ देंगे. इतना तो लिख दिया आपने, तो पता लग गया आपको क्यों लिखा हमने, या प्लस में क्यों लिखा पता लग गया, क्योंकि डेबिट बैलेंस था. सर अगर क्रेडिट दिया होता तो, सर अगर कुछ ना दिया होता तो, ना बताया होता डेबिट क्रेडिट, ऐसा भी तो हो सकता है. सोचने वाली बात है ना. बेरा है कि राजेश चौहान का बैलेंस है 17,280, कुछ भी नहीं दिया डेबिट क्रेडिट,
अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो हम डेबिट मान के चलेंगे, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम डेबिट मान के चलेंगे, ठीक है। अगर नहीं दिया होगा तो हम डेबिट मान के चलेंगे। चलो हो गई बात खत्म। आ जाओ इसके साथ बनाओ वर्किंग नोट। ये देखो यहां एक वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट मेरे साथ साथ। इसको यहां स्टेटमेंट को बना दिया, पूरा बना दी स्टेटमेंट। इस तरीके से उसके नीचे वर्किंग नोट बनाओ, क्योंकि आपको जगह नहीं मिलेगी साथ में। थोड़ी जगह छोड़ना वर्किंग नोट की, कम से कम 5 से 6 लाइन, क्योंकि कितनी ट्रांजेक्शन है, 6 ट्रांजेक्शन है, कम से कम 6-7 लाइन छोड़ना। आगे वर्किंग नोट, ये देखो वर्किंग नोट में लिखो ऐसे, यहां लिखो कैश बुक, यहां लिखो पासबुक। मैं समझाता हूं। ये मैडम, ये मेथड सिर्फ एक ही मैडम करवाएंगी, पता है। ये मेथड सिर्फ एक ही मैडम करवाती हैं, और वो है सीजीएम की मैडम। सीजीएम वाली मैडम यही मेथड करवाती हैं, क्योंकि ये मेथड प्रीति ने सिखाया था सीजीएम की मैडम को, शालिनी मैडम। ये वो करवाती है मैडम। शालिनी मैडम को प्रीति ने पूरी क्लास में सिखाया था ये वाला मेथड, और कोई नहीं करवाता पूरी अंबाला कैंट के अंदर। आप शायद करवाने लगे तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन पहले कोई नहीं था। तो लो कैश बुक और पासबुक, ठीक है। चलो पहली ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। आओ पहली ट्रांजेक्शन पढ़े। सबसे पहले क्या लिखा है, चेक फॉर ₹8,400 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार। यानी आपने 8,400 के चेक जमा करवा दिए सेंट फॉर कलेक्शन, ठीक है जी। और अभी तक वो चेक बैंक ने क्लियर नहीं किए। मेरी बात सुनो, वेन एवर यू डिपोजिट अ चेक इन द बैंक, आपके अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, उसकी एंट्री डाल दी होगी। उसने लिख दिया होगा कि 8,400 के चेक चले गए, प्लस कर दिया अपनी कैश बुक। मैं दोनों अकाउंटेंट बन के सोच रहा हूं, यहां हम बैठे हैं, यहां बैंक का अकाउंटेंट बैठा है, ठीक है। आपने क्या किया, 8,400 को प्लस कर दिया, आपके हिसाब से चेक चले गए बैंक के अंदर। लेकिन बैंक में क्या हुआ, अभी तक क्लियर नहीं हुए, तो बैंक माइनस में चल रहा होगा। कितने से, 8,400। आप प्लस में चले गए, आपने अपने अकाउंट में दिखा दिया पैसा चला गया, लेकिन बैंक में अभी तक पैसा पहुंचा नहीं, तो बैंक माइनस में चल रहा होगा। होगी पहली ट्रांजेक्शन खत्म। चलो दूसरी पढ़ो, क्या हुआ, चेक इशूड बट नॉट डेट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 5,600। एक बार ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के सोचना, वेन यू इशूड अ चेक, आपके अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, सच्ची से ईमानदारी से आपके अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, एंट्री की होगी, क्या कर दिया होगा। लेकिन वो चेक अभी तक बैंक में पहुंचे, तो बैंक क्या दिखा रहा होगा, लो बस देखते चले जाओ भैया क्या होगा, मजे के साथ देखते चले जाओ। अभी खत्म हो जाएगी, 5 सेकंड में आंसर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आ जाओ, उसके बाद क्या हुआ, देर इज अ डेबिट ऑफ ₹80 इन द पासबुक फॉर बैंक चार्जेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। देखा वही बात आ गई ना, बैंक ने आपको कितना चार्जेस लगाया, ₹80। मुझे बताओ ईमानदारी से बैंक के अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, आपके अकाउंट से कितना माइनस किया होगा। लेकिन आपको मालूम चला, आप अभी भी प्लस में हो। लो कितना सिंपल है यार, बड़ा मजेदार चैप्टर है। देखो हो गया खत्म। अगर पहला क्वेश्चन आ गया ना समझ, सारा चैप्टर आ गया। कसम से कहता हूं, एक भी क्वेश्चन दोबारा नहीं करवाऊंगा, पर आप सारा चैप्टर कर जाओ। अगर पहला क्वेश्चन समझ गए आप, सिर्फ पहला क्वेश्चन समझ गए तो सारा चैप्टर समझ गए आप, पूरा का पूरा चैप्टर। देखो समझ में आ रहा है कुछ, एटलीस्ट 20% समझ में आ रहा है। 20% आ रहा है समझ, किसको किसको आ रहा है 20%? नॉनसेंस, सिर्फ 20% आ रहा है क्या, उससे ज्यादा आ रहा है। अच्छा चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब देखो क्या हुआ, बैंक हैज क्रेडिटेड ₹240 क्रेडिटेड। सुनो इधर, बैंक ने क्रेडिट किया मतलब पैसा हमें दिया। बैंक हैज क्रेडिटेड ₹240 फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक बट दीज आर आल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ईमानदारी से बताओ बैंक ने क्या किया होगा, हमारे अकाउंट में प्लस किया होगा। कितना, 240। लेकिन हमारे अकाउंटेंट को पता चला नहीं पता चला, तो हम मैं बोलता हूं आप बच्चे जो है इस चैप्टर को जितनी जल्दी सीखोगे और जितनी जल्दी करोगे, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, 12 मार्क्स का। सीए फाउंडेशन के अंदर ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, और हमारे यहाँ ईशू ने 5 मिनट में इसको कर दिया था। हाँ जी
क्लेश। ठीक है, लो अभी सुनो मेरी बात, आ जाओ इधर। आगे चलते हैं। लेकिन मैडम सही है अपनी जगह पे, वो बोल रही है कि अगर आप बहुत मेहनत कर लोगे फिर एक दिन पढ़ाओगे, अगले 10 दिन तक बीमार रहोगे, बात वही की वही आ जाएगी, इसलिए आप रेस्ट करो। लेकिन फिर भी मैंने 2 घंटे का टाइम कल 12th क्लास को दिया है, क्योंकि उनके पेपर है और मुझे थोड़ा सा आगे खींचना है। ठीक है, आप लोगों को फिर टाइम दूंगा, चिंता मत करना। थोड़ा सा ठीक हो जाओ, थोड़ा सा प्रॉपरली फिट हो जाओ। मैं फिर से खा रहा हूँ खूब चिकन, ताकि दोबारा से स्टेबल हो जाओ। नहीं खाता नहीं, मैं पढ़ता ही हूँ, ताकि दोबारा स्टेबल हो जाओ। डेली खा रहा हूँ, एवरी डे डेली बेसिस। वो खरोड़े का सूप और वो चिकन का सूप मैं डेली पी रहा हूँ, लेकिन दोबारा से स्टेबल हो जाओ। मैं बहुत वीक हो गया, बहुत ज्यादा वीक कर दिया इस फीवर ने, बहुत ज्यादा। ये चला, मैं इतना चला जरा नहीं कटा, ये बिल्कुल भी अंदर नहीं गया। और 4 दिन बीमार पड़ा तो 4.5 किलो कट गया, 4.5 किलो लूज हो गया 4 दिन में। लेकिन बहुत पावर भी लूज हो गई है। अभी मैं आपको पढ़ा के जाता हूँ ना, देखो मैं बीएसटी ग्रुप बंद कर दिया, मालूम है आप? 12th क्लास का बीएसटी ऑफ कर दिया मैं, जबकि उस वक्त 14 से 15 बच्चे पढ़ रहे थे और प्रॉपरली फीस दे रहे थे और लाइव पढ़ रहे थे, फिर भी मैंने बंद कर दिया। 14 से 15 बच्चे पढ़ते थे और 1000 फीस देते थे, मैंने फिर भी ग्रुप बंद कर दिया। इसलिए बंद किया ताकि थोड़ा सा मैं स्टेबल हो जाऊं। इस महीने के लिए बंद कर दिया बीएसटी के ग्रुप। इसलिए मैडम कह रहे हैं कि थोड़ा सा रुक जाओ, फिर ये नाइट क्लासेस का कक्षा स्टार्ट करना थोड़ा ठीक हो जाने के बाद। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा रेस्ट करो, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। फाइन, रेगुलर रहेंगे आप। तो लो, यहाँ कहानी समझ में आ गई अभी तक? कितनी आसान सी कहानी है, कितनी आसान कहानी है। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़े। फिर क्या हुआ, इधर देखो, अभी नमन आ गया। A customer deposit 2000 direct in the bank, but these were not recorded, but these were recorded only in the passbook. मेरी बात सुनो, एक कस्टमर ने सीधा हमारे अकाउंट में पैसे जमा कराए। ईमानदारी से सोच के बताओ, बैंक में क्या हुआ? बैंक में, और हमें इसके बारे में मालूम ही नहीं चला, हमें नहीं मालूम चला, सीधा पैसे मांगे चला गया, है ना? आ जाओ आगे पढ़ते। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ राजेश चौहान, देखा आगे ना भी बात। स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है व्हेन यू गिव अ ऑर्डर टू बैंक टू डू दिस दिस एंड दिस, कर दियो कर दियो कर दियो कर दियो, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ राजेश चौहान द बैंक हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स बाय डेबिटिंग हिज अकाउंट। अब बैंक ने उसके क्लब पे पेमेंट की। क्या क्या पेमेंट की? पहली पेमेंट की क्लब फीस। ये देखो, बैंक ने माइनस कर दिए, हमें नहीं पता चला, हम भूल गए। हम अभी प्लस में खड़े हैं, हम भूल गए स्टैंडिंग ऑर्डर देने के बाद। उसके बाद बैंक ने क्या किया? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी पे कर दिया। कितना पे किया? बैंक नहीं भूलता है, हम भूल जाते हैं। इंसान से गलती होती है, बैंक से नहीं होती। लो, हो गई बात खत्म। बस ये डिफरेंस के तरीके थे, यानी बैंक के बीच में और कैश बुक के बीच में इतने सारे डिफरेंस आ रहे थे। कहीं हम प्लस में थे, कहीं बैंक माइनस में था, कहीं बैंक माइनस में था, कहीं हम प्लस। ये वाले डिफरेंस थे और उनके कारण हमने यहां लिख दिए। देख रहे हैं आप? अब देखो क्या करना है इस पर, कितना आसान काम है। ये बनाना समझ में आया? ईमानदारी से बताना, ये बनाना समझ में आया? ये चीज ये आ गई समझ? जब ये कोई नहीं बनाता, हमने बना दी। एक तरफ कैश बुक, एक तरफ पासबुक। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, सुनो इधर। अब क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, तो पासबुक को काट दो। ठीक है, लेकिन बनाने दोनों हैं। क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, तो हमने पासबुक को काट दिया। अब पासबुक की जरूरत नहीं। जो यहां प्लस है उसे माइनस में लिखो, और जो यहां माइनस है उसे प्लस में लिखो। जो यहां प्लस है उसे माइनस में लिखो, जो यहां माइनस है उसे प्लस में लिखो। बस, जो यहां पे प्लस में है, प्लस में उसे माइनस में, जो माइनस में उसे प्लस में, जो प्लस में उसे माइनस में, जो माइनस में उसे प्लस में, जो माइनस में उसे प्लस में, जो प्लस में उसे माइनस में, जो प्लस में उसे माइनस। बैलेंसिंग कर दो, बैलेंसिंग कर दो। ये लो, बैलेंसिंग कर दो। ये बैलेंसिंग करो, आओ फटाफट जल्दी से। 17,280 प्लस 5,600 प्लस 240 प्लस 2,000, ये आया 25,120। और इस तरफ का भी टोटल कर दो, ये आया 8,400
प्लस 80 प्लस 500 प्लस 2500, ये आया 11,480। इसमें से माइनस करो 25, 120, आपका टोटल आ गया 13,640। $13,640। लो जी, आपने स्टार्ट किया था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आपका आंसर आएगा हमेशा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये हो गया आपका आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल है, यही है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कितना सिंपल है आप देख रहे हो। हमने क्या किया, सुनो मेरी बात, दोबारा से बताता हूं एक बार। हमने क्या किया, हमने एक स्टेटमेंट बनाई वर्किंग नोट, जहां पे हमने इफेक्ट दिखाया कि ट्रांजैक्शन का कहां पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा। कोई ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ प्लस थी, बैंक में माइनस थी, कोई बैंक में माइनस थी, हमारे यहाँ प्लस थी। हमने ये काम किया। उसके बाद हमने कहा देखो, गौर से देखो, आप पहला बैलेंस क्या लिख रहे थे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है तो फिर पासबुक को काट दो, फिर पासबुक का कोई काम नहीं, ठीक है, इसको हटा दो। सर आपने फिर ये दो बनाई क्यों, ताकि आप इजिली सीख सको। बनानी दोनों है, दोनों बनानी है, एक नहीं बनानी, दोनों बनानी है, ठीक है। फिर हमने इसको हटा दिया, हाइड कर दिया। उसके बाद क्या किया, जो यहाँ प्लस में था उसे माइनस में डाल दिया, जो यहाँ माइनस में था उसे प्लस में डाल दिया। सर ऐसे लिखना है क्या, नहीं, पूरी ट्रांजेक्शन लिखनी है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ जगह बनाता हूँ, यहाँ बनाता हूँ 80 और यहाँ बनाता हूँ 8,400। अब ये क्या था 5,600, जरा बताना तो क्या था ये, वहां पढ़ के बताओ। चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, आप पूरा लिखोगे, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। लो 5,600 आप पूरा लिखोगे, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास फिगर आई 8,400 की। 8,400 हमारे पास क्या है, जरा बताओ फटाफट। चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट क्लियर, चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट क्लियर। लो 8,400 भी आ गए। फिर हमारे पास देखो, थोड़ा सही करना पड़ेगा आप लोगों को, 240 यहां कर लेते हैं क्योंकि जगह चाहिए। फिर 80 रुपीज क्या था, जरा बताओगे मुझे। 80 रुपीज बैंक चार्जेस, बस इतना लिख दो, बैंक चार्जेस। लो 80 रुपीज, ठीक है जी। और बताओ नेक्स्ट 240 रुपीज क्या थे, 240 इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। लो जी, और बताओ ये 2,000 क्या थे, 2,000 डिपॉजिटेड डायरेक्टली बाय कस्टमर। ये 500 रुपए क्या थे, 500 पेड बाय बैंक। और ये 2,500 क्या थे, ये भी पेड बाय बैंक। लो अब मेरी बात सुनो गौर से, अब मेरी बात सुनो गौर से, इधर मेरी बात गौर से सुनो। आप वो किताब के कीड़े मत बनना, वो ऐड ऊपर और लेस नीचे, वो वाला काम नहीं सीखना आपको। आपको इसी तरीके से बैंक रिकंसिलिएशन सीखनी है, क्योंकि आप प्लस माइनस वाले ऊपर नीचे मत लिखने लग जाना। हमें आंसर से मतलब है 13,640। आप समझ रहे हो मेरी बात। ये कोई मेथड नहीं है जो कहता है कि ऊपर वाले ऐड लिखो, नीचे फिर लेस लिखो, ऐसा कुछ नहीं करते। हम सिर्फ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। हमने बताया कहां पे डिफरेंस आया और किस लिए आया, देखा आपने। इट इज रियली इजी, इट इज रियली वेरी इजी, बहुत ज्यादा आसान है। मैं एक क्वेश्चन और करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, 2 मिनट में हो जाएगा, फिर देखते हैं आपको कितनी समझ में आया। आ जाओ, हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 फिर एक बार करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और देखें कितनी जल्दी आप कर सकते हो, कितनी फास्ट। फिर घर से आज आप प्रैक्टिकल करके लाओगे इसके दोनों, और अगर नहीं आए तो डरना मत, घबराना मत, और बिल्कुल भी सोचना मत। मैं हूं, मैं फिर से पूरा टॉपिक समझा दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। ये लो, ये बनाया हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये बन गई BRS।
3 कॉलम होते हैं इसमें, सिर्फ एक पर्टिकुलर्स, दूसरा प्लस, तीसरा माइनस, ठीक है जी। और यहां हमने क्या बनाया, इधर यहां हमने बनाया वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या क्या लिखते हैं हम, ओके, कैश बुक और पासबुक। लो जी, ठीक है। देखो कितनी फास्ट क्वेश्चन होगा, कितनी फास्ट। अब देखना, लो मैं पढ़ता जाऊंगा, आप मुझे बताते जाना क्या करना है, ठीक है। आपको मुझे आंसर देना है, मैं नहीं करूंगा। सबसे पहला, डेबिट बैलेंस एज पर द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बोलो पैसा है या नहीं, तो कहां लिखूं, प्लस साइड में। कितना, 3,72,000। और इतना बड़ा अमाउंट है, ये लो 3,72,000। तो यहां से लिखा मैंने, क्या लिखूं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश। चलो जी, हो गया पहला, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गई। आ जाओ आगे, आ जाओ नेक्स्ट। वो कॉपी ले ले तो नोट कर ले किसी बच्चे से। चेक इश्यूड टू क्रेडिटर्स बट नॉट येट प्रेजेंटेड इन द बैंक फॉर पेमेंट। अरे सुनो 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 मेरी बात गौर से सुनो, गौर से पढ़ो। नीचे क्या लिखा है, चेक इश्यूड टू क्रेडिटर्स बट नॉट येट प्रेजेंटेड इन द बैंक फॉर पेमेंट। सुनो, जब आपने चेक इश्यू किया होगा क्रेडिटर्स को, तो आपके अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, माइनस कर दिया होगा। कितने से, कितना है, ये देखो आपके अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, 72 माइनस कर दिए होंगे। लेकिन क्या वो चेक बैंक में चला गया, नहीं। तो बैंक क्या कर रहा होगा, लो अभी साथ साथ लिखना मत शुरू करना। यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखेंगे, पहले वो बना लेते हैं, ठीक है। आ जाओ अगली एंट्री, देखो क्या बोलती है। अगला बोलता है डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड। डिविडेंड पता क्या होता है, जो शेयर्स हम किसी कंपनी के खरीदते हैं उस पे जो हमारे को पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। ये हमारी एक इनकम है, बैंक ने हमारे बिहाफ पे रिसीव की है। बैंक ने हमारे बिहाफ पे पैसा रिसीव किया, तो बताओ क्या हुआ होगा ईमानदारी के साथ, बैंक में प्लस हो गया होगा। कितना, 5 है कि 6 है, 5,000। और हमें इसकी नॉलेज ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि पैसा आ गया है, ठीक है, यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। आ जाओ उसके बाद। अच्छा, अब मैं अगला मैं नहीं बता रहा हूं, आप ही बताना और मुझे बताना क्या करना है, ठीक है। चलो हाजी पढ़ो तो। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया। मुझे बताओ ईमानदारी से, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, तो यहाँ क्या करूं, जल्दी बताओ। यहाँ पे क्या हुआ होगा, और यहाँ लो बैंक ने हमें पैसा दिया, कितना, 1,000, और हमें इसके बारे में पता ही नहीं चला, हम माइनस में खड़े हैं। चलो और बताओ अगला। अच्छा, अगला वो बताएगी क्या बोलते हैं, पायल। पायल बताएगी क्या हुआ। हाँ पायल बता दो क्या हुआ। जल्दी बता। सर हमारे वाले में तो जो है वो माइनस हो जाएगा कि हमारा पैसा तो चला गया पर बैंक को डिपॉजिट नहीं हुआ है। देखो दोबारा पढ़ो, चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक। हमने चेक जमा करवाए बैंक में, तो हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया होगा ईमानदारी से, है? हमने डिपॉजिट करवाई, इश्यू नहीं की, डिपॉजिट करवाया, प्लस कर दिया होंगे। कितने से, कितने से प्लस किए, लेकिन चेक अभी तक बैंक में पहुंचे नहीं। सर 400 कितना है, 15,400। कोई बात नहीं। लो सुनो मेरी बात, वो बोलता है चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक अप टू डेट। हमने 15,400 जमा कर दिए, लेकिन अभी तक बैंक में पैसे आए नहीं। तो हमारे अकाउंटेंट ने तो प्लस करके दिखा दिए, लेकिन पैसा अभी तक बैंक में पहुंचा नहीं। फिर क्या है, बैंक चार्जेस। बैंक ने हमें चार्ज किया, कितना पैसा चार्ज किया, 200 लेकिन हम अभी तक इस बारे में कोई नॉलेज नहीं रखते, हम अभी भी प्लस में हैं। आ जाओ उसके बाद क्या बोलता है, अ चेक डिपोजिटेड इनटू द बैंक वाज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड। सुनो मेरी बात, एक चेक बैंक में डिसऑनर्ड हो गया और हमें उसके बारे में पता ही नहीं, तो मुझे बताओ ना क्या हुआ होगा, सच्ची बताओ ईमानदारी से, बैंक में क्या हुआ होगा, चेक डिसऑनर्ड हो गया, बैंक माइनस हो गया होगा, कितने से, और हम अभी तक प्लस में घूम रहे हैं, हमारे हिसाब से पैसा आने वाला है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ बट नो इन्फॉर्मेशन वाज रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक। सच्ची बोलो ना क्या किया बैंक ने,
हमारे बिहार में क्या पे किया, हाउस टैक्स पे किया, तो बैंक ने माइनस कर दिया कितना पैसा, 350, और हम लो। इसके बाद खत्म हो गया। इसके बाद खत्म, जो माइनस है उसे प्लस में लिखो, माइनस उसे प्लस में लिखो, माइनस उसे प्लस में लिखो, जो प्लस है उसे माइनस में, और इसके बाद सारा लिखने का काम आपका है, वो क्लरिकल काम आप करोगे। मैं आपको बैलेंसिंग करके देता हूं। 3 लाख प्लस 72,000 प्लस 5,000 प्लस 1250, ये आया 4,50,250, और ये आया 15,400 प्लस 200, ओके। इसमें से माइनस कर दो 450,250, तो आपका बैलेंस आना चाहिए 433,980, और ये आएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। लो, यही आ रहा आंसर। देखा कितना आसान है चैप्टर ये। अगर आप इस चैप्टर की इस चीज को समझ गए, ये वाली बात, और ये पता क्या है, ये बोल के करनी है, रट्टा नहीं मारना, ये मुंह से बोल के आपको इसको समझना है, मुंह से रिविजन करनी है। अच्छा बैंक ने ऐसा किया होगा, अच्छा तो ये हुआ होगा। अगर ऐसे करके करोगे तो फिर उसका मतलब आप रट्टाफिकेशन नहीं कर रहे हो। हर एक एंट्री को जब आप पढ़ोगे तो अपने दिमाग में सोचोगे क्या हुआ होगा, अच्छा ये हुआ होगा, उस हिसाब से अगर सोच के एंट्री को करोगे तो फिर ये बनानी आसान हो जाएगी। और ये बन गई ना, ये बन गई तो फिर ये तो मजाक है। ये तो हम क्या कर रहे हैं, जो यहाँ माइनस और प्लस में डाल के कहानी खत्म कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं। बस यही है कीमती, इसकी कीमत है, वर्किंग नोट की कीमत है। अगर आपने ये सही बना दिया तो सब कुछ सही हो गया। क्या क्या बातें हो सकती हैं डिफरेंस आने की। आपने चेक इश्यू किया, तुमने माइनस कर दिया, बैंक में वो चेक अभी तक आया नहीं, बैंक अभी भी प्लस में है। आपने चेक डिपॉजिट किया, तुमने प्लस कर दिया, बैंक में वो चेक अभी तक गया नहीं, बैंक माइनस के अंदर चल रहा है। बैंक ने बैंक चार्जेस काट दिए, बैंक ने आपके बिहार पे इंटरेस्ट दे दिया, बैंक ने आपके बिहार पे डिविडेंड कलेक्ट कर लिया, एक आदमी ने सीधा पैसा जाके बैंक में जमा करवा दिया। अच्छा उसके बाद बैंक ने कुछ पेमेंट कर दी, आपने ऑर्डर दिया हुआ था स्टैंडिंग ऑर्डर, और क्या हो रहा है, यही काम चल रहा है। बस यही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, इतना ही होगा सारे क्वेश्चंस के अंदर। अब आप चाहो तो पूरे के पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस को कर सकते हो, लेकिन अभी आपसे होंगे नहीं, कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा आप फंसोगे, लेकिन घबराना नहीं, मेथड यही रहेगा, फंडा चेंज नहीं होगा, आखिरी क्वेश्चन तक यही फंडे में काम करेंगे और इसी से सारे आंसर आएंगे। लेकिन आज आपको करना क्या है, आज को बहुत हिम्मत करके और बहुत मेहनत करके आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 और 4 करनी है, और फिर प्रैक्टिकल नंबर 1 और 2 करना है। ईमानदारी के साथ अपने आप से करना, बिना यहां वहां देखे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और इलस्ट्रेशन नंबर 3 और 4 मैं फिर करवाऊंगा। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं इस चैप्टर का यहाँ पे करवाऊंगा ब्लैक बोर्ड के ऊपर, चाहे आपके आंसर आए चाहे नहीं आए, मैं फिर आपको यहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा और एक इलस्ट्रेशन यहाँ पे करवाऊंगा, हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे करवाऊंगा इसी ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करना, आपको बहुत मजा आएगा, और फिर जब सीख जाओ तो फिर लोगों को सिखाना, ठीक है जी। चलो कल मिलेंगे।